चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दिस इज आवर सेशन, 14 डेज लेफ्ट, 17 सेशन है हमारा आज का। और अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसने अभी तक इन सेशंस को नहीं देखा है, टू गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। हर एक दिन का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक द रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट और इनकरेक्ट दैट यू हैव टू आंसर। तो स्टेटमेंट हमारे पास दो हैं जिसमें आपसे पूछा गया है अबाउट द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर दो स्टेटमेंट्स दिए हुए। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इंडिया ने लॉन्च किया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव COP 26 में प्रमोट कर रहा है ग्लोबल सोलर एनर्जी को। एडिशनली द प्लास्टिक हैकेथन 2021 कैंपेन एम करता है इंडिया को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाएगा बाय 2022। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग इंडिया प्लेज सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल लिविंग एंड प्रोडक्शन एज अ वाइटल स्टेप टुवर्ड्स कंबैटिंग द क्लाइमेट चेंज एंड एंडोर्सिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लाइमेट फंड एट COP 27। क्या लगता है आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है अबाउट द क्लाइमेट चेंज करेक्ट है? ए, बी, सी और डी? ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। A, B, C or D? Which of the following is correct? A, B, C or D? आंसर क्विकली। तो क्लाइमेट चेंज वी नो, COP 26 COP 27 हमारा क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना। जब भी हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की तो एक सबमिट किया जाता है COP 26-27 जो हमारा होता है ना, एवरी ईयर। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट। 2021 में जो ग्लासगो में सबमिट हुआ था वहाँ पे OSOWOG को लॉन्च किया गया था इंडिया के थ्रू, और प्लास्टिक हैकेथन 2021 भी हम लेकर आए थे जिसके अंदर हमने कहा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री कर देंगे इंडिया को। एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि राइट आंसर होगा आपका सी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपके वो करेक्ट है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वेरी गुड। चलिए अभी हम यहाँ पे बात करें OSOWOG के बारे में। तो ये कहाँ पे हुआ था हमारा? 2022 तक तो हमने बोला प्लास्टिक हैकेथन के अंदर कि हमें ये रिमूव करना है सिंगल यूज प्लास्टिक को। साथ ही में COP 26 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था ग्लासगो के अंदर। COP 27 जो इजिप्ट में हुआ था हमारा 2022 में, मेंबर कंट्रीज जो हैं ये रेडी हैं एक इस फंड को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये फंड जो है एड्रेस करेगा उस लॉस और डैमेज को जो हुआ है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, है ना। नॉट इन इंडिया, सभी कंट्रीज के बीच में, है ना। ऑल द कंट्रीज विल मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड हियर, और जो भी डिजास्टर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज हुआ है किसी भी कंट्री में उसको हेल्प आउट किया जाएगा बाय यूजिंग दिस फंड्स। ठीक है, चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए, आपको बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फर्स्ट इज सेइंग एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स या इशूअर जो हैं दे शैल ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग फॉर issuance of commercial paper from any one of the SEBI registered crediting agency। जो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग है वो A3 होना चाहिए एज पर द रेटिंग सिंबल एंड डेफिनेशन जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है SEBI के थ्रू। देन आफ्टर दिस commercial papers can be issued for maturities between a minimum of 7 days and maximum of 1 year from the date of issue। और जो maturity date है of the commercial paper may go beyond the date up to which the credit rating of the issuer is valid। बताइए कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द कमर्शियल पेपर इज करेक्ट? A, B, C और D? A, B, C or D? Which of the following is correct? Again C, दोनों करेक्ट है। नो, एक्चुअली ओनली वन इज करेक्ट। सिर्फ वन करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? सेकंड बोल रहा है कि मेच्योरिटी पीरियड जो है, डेट जो है आपका वो बियॉन्ड जा सकता है उस डेट के जहां तक कि आपको रेटिंग मिली है। बिल्कुल नहीं, आपका कमर्शियल पेपर आप सिर्फ और सिर्फ तब तक के लिए इशू कर सकते हो जब तक के लिए आपकी क्रेडिट रेटिंग वैलिड है।
अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कमर्शियल पेपर इशू किया, उस कमर्शियल पेपर का 7 डेज टू 364 डेज का आपका ड्यूरेशन रहता है जिसके लिए आप इशू कर सकते हो। मेरी क्रेडिट रेटिंग जो है वो लेट्स से फॉर एग्जांपल आफ्टर 6 मंथ्स एंड हो रही है, 6 महीने के बाद उसको रिव्यू होना है, तो मुझे मैच्योरिटी पीरियड जो देना होगा 6 महीने तक का दे सकती हूँ, उसके बाद का नहीं दे सकती। उसके बाद मैं तब दे पाऊंगी जब मेरी रेटिंग आ जाएगी और देन आई कैन कंटिन्यू माई कमर्शियल पेपर। तो याद रखिएगा बियॉन्ड नहीं जा सकता वैलिडिटी क्रेडिट रेटिंग की वैलिड के ऊपर, उसके अंदर ही आपको इशू करना होगा आपका कमर्शियल पेपर। सो राइट आंसर इज ए। बी सही नहीं है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। चलिए क्वेश्चन इसका डिटेल भी देख लेते हैं। यहाँ पे हर एक पार्टिसिपेंट जो है क्रेडिट रेटिंग लेता है कमर्शियल पेपर इशू करने से पहले सेबी के थ्रू, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनमें रेटिंग A3 होना चाहिए। द इशूअर शैल इंश्योर दैट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ कमर्शियल पेपर दैट द रेटिंग सो गिवन इज करेंट एंड नॉट ड्यू फॉर रिव्यू। पहली चीज है ना, रिव्यू में ड्यू नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट मेच्योरिटी डेट जो है कमर्शियल पेपर की शैल नॉट गो बियॉन्ड, नहीं जाने चाहिए बियॉन्ड द डेट अप टू विच द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इशूअर इज वैलिड। ठीक है, और डेज कितना होगा, मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अप टू 1 ईयर आपका जा सकता है अंडर द कमर्शियल पेपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रिलेशन टू FDI इन इंडिया। आपके कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट FDI को लेकर सही है। पहला बोल रहा है प्रपोजल इन्वॉल्विंग अ टोटल फॉरेन इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ मोर देन 5,000 करोड़ रिक्वायर अ क्लियरेंस फ्रॉम द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कि 5,000 के ऊपर है तो CCEA से परमिशन लेना पड़ेगा। सेकेंड, FDI इंडिया में प्रोहिबिटेड है एंड अलाउ नहीं है फंक्शंस में, जो कि आपका लॉटरी बिजनेस हो, गैम्बलिंग हो, बेटिंग हो या कसिनोज हो। थर्ड इज सेइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज कवर्ड नहीं है by the automatic route, requires prior approval, prior government permission. Proposal for foreign investment through the government route are reviewed by the relevant administrative ministry or department. बताइए FDI के certain terms and conditions को लेकर अगर हम बात करें तो कौन सा यहाँ पे condition correct है about foreign direct investment? Which of the following statement relation to the FDI in India correct or incorrect? ध्यान से पढ़ के आंसर करिएगा। Okay, both 1 and 2, 1 and 3 are correct. C option बोल रहा है 1 and 3 are correct. Okay, what about rest? सेकेंड में क्या प्रॉब्लम है, सेकेंड क्यों गलत लग रहा है आपको? आंसर एक्चुअली आपके सभी हैं, ऑल आर करेक्ट। सेकेंड भी बिल्कुल सही है, प्रोहिबिटेड एरियाज हैं, यहाँ पे आप FDI नहीं ला सकते। फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, है ना। राइट आंसर होगा डी। तो अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, एक्टिविटीज जो ऑटोमेटिक रूट में कवर नहीं होती है उनको प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट रूट में जाना पड़ता है, और परमिशन के लिए आपका रेस्पेक्टेड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करते हैं, अप्रूवल देते हैं। पर अगर आपका अमाउंट 5,000 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो फिर आपको CCEA के पास जाना पड़ेगा, और अगर FDI आपका पाकिस्तान से आ रहा है तो वो हमेशा आपका गवर्नमेंट अप्रूव रूट के अंदर ही आएगा, ऑटोमेटिक रूट में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the major changes incorporated in the revision of SNA 2008? सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 जो कि हमने GDP वाले चैप्टर में पढ़ा है, क्या लगता है आपको व्हाट आर द मेजर जो चेंज करता है इनकॉर्पोरेटेड इन द रिवीजन ऑफ SNA 2008? First, headline growth rate will now be measured by GDP at constant market price, refer to the GDP internationally. Second, estimates of gross value added, that is GVA, for each sector will now be provided at a factor cost instead of a basic prices. Third, comprehensive coverage of the corporate sector in manufacturing and services, including your annual account submitted to the Ministry of Corporate Affairs. Information from the account of stock brokers, stock exchanges, asset management companies, mutual funds and pension funds, along with the regulatory body, is included for comprehensive coverage of the financial sector.
So let me know which of the following statement about the major changes incorporated in the revision of SNA 2008 is correct. A, B, C or D? The right answer will be, if you talk about SNA सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ये इसलिए लाया गया था ताकि एक स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा बने वर्ल्ड वाइड. सो एक्चुअली द राइट आंसर इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये बेसिक प्राइस पे ही निकाला जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड. ठीक है, सो राइट आंसर इज सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ था करेक्ट. तो हेडलाइन ग्रोथ जो है वो हैंस फॉर मेजर करता है बाय जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, विच विल बी रेफर्ड एज अ जीडीपी फ्रॉम हियर ऑन. प्रीवियसली ग्रोथ वाज एड्रेस इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ एट फैक्टर कॉस्ट कांस्टेंट प्राइस. जीवीए जो है एस्टिमेशन ईच सेक्टर विल नाउ बी प्रोवाइडेड एट अ बेसिक प्राइस रादर देन द फैक्टर कॉस्ट, है ना. तो वहां पे उल्टा लिखा था इसलिए वो गलत हो गया. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो है कॉर्पोरेट सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है. क्लियर. चलिए नेक्स्ट. Which of the following in the following given statement which one is not correct in relation to CSR activity? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट CSR एक्टिविटी को लेकर करेक्ट नहीं है? First is saying the transition from considering CSR non-compliance as a civil wrong to a criminal offence highlights a focus on imprisonment over penalties, stressing the significance of accountability and enforcement. Second, recent changes in the law allow Indian company to exceed the 2% CSR spending limit with the provision provision to offset excess spending against future obligation. Third, Schedule 7 of the Act shapes CSR efforts in India, focusing on SDG related to poverty, hunger, healthcare, sanitation and clean water access. Fourth, CSR in India as per the Companies Act 2013, it integrates economic, social and environmental responsibility to promote the sustainable growth aligned with the global SDG. क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है अबाउट द CSR? A, B, C और D? A, B एंड C और D, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा कौन सा आंसर जो है हमारा करेक्ट होगा अबाउट द रॉन्ग स्टेटमेंट? बहुत सिंपल सा, डायरेक्टली दिख रहा है आंसर. ओके, राइट आंसर इज ए. वेरी गुड. ट्रांजेक्शन हमारा सिविल से क्रिमिनल पे नहीं हुआ है, क्रिमिनल से सिविल पे हुआ है. तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया. बाकी सब सही है. तो राइट आंसर इज ए. राइट आंसर इज ए, है ना. हम क्रिमिनल से सिविल पे गए हैं, ना कि सिविल से क्रिमिनल पे आए हैं. तो अपोजिट लिखा है इसके अंदर. राइट आंसर होगा आपका ए. CSR सिंपली वॉलंटरी इन कॉर्पोरेट इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंट ऑब्लिगेशन है, बिजनेस में लेकर आ रहा है अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, डेमॉन्स्ट्रेट करता है बेनिफिट इम्पैक्ट जो एनवायरमेंट पे होगा, एम्प्लॉय पे होगा, कंज्यूमर पे होगा, शेयर होल्डर को पे होगा, कम्युनिटीज पे होगा. सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है. CSR की अगर हम बात करें तो ये आपका शेड्यूल 7 जो है इसका वो डिफाइन करता है नो पॉवर्टी, जीरो हैंगर, गुड हेल्थ के साथ साथ जो आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है SDG गोल का, सिमिलर वही ऑब्जेक्टिव को शो करता है टू एलिमिनेट हंगर, पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन. किसके अंदर? शेड्यूल 7 ऑफ योर कंपनीज एक्ट 2013 में. ठीक है, और अब ये बन चुका है सिविल रॉन्ग. तो यहाँ पे जेल नहीं होती है, पहले जेल हुआ करती थी 3 साल की, अब जेल नहीं होगा, पेनल्टी लगेगा, है ना. 1 करोड़ की पेनल्टी कंपनी के ऊपर, और जो आपके वो हैं डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाएगी. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस? रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस को लेकर कौन सा फीचर जो है वो करेक्ट है? First, it has no details of the price or number of shares offered. It should be made open for an offer for 1 month. Third, the price is done through a bidding process. Fourth, an RHP for an FPO can be filed with the ROC without the price band.
बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा फीचर जो है करेक्ट है रिगार्डिंग दी रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, ए बी सी और डी? ए बी सी और डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस वी नो, है ना, कि सारी डिटेल्स नहीं दी जाती हैं, ऑब्वियसली कोई डिटेल्स हाइड की जाती हैं यहाँ पर। बी यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ओके चलिए ठीक है। तो डिटेल्स जो है नहीं होती प्राइस और नंबर की, बिल्कुल सही है। प्राइस डन थ्रू द बिडिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। एफपीओ के लिए आरओसी की जरूरत नहीं है। आपका गलत जो है वो सेकंड है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 मंथ के लिए ओपन रहेगा, नो। सो राइट आंसर इज बी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है आपके फीचर्स हैं रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस के। वेरी गुड। चलिए, तो red hiring prospectus which does not have details of either price or number of shares being offered or the amount of issue. This means that in case of price is not disclosed, the number of shares and the upper and lower price band are disclosed. On the other hand, issuers can state the issue size and the number of shares determined later. RHP FPO के लिए can be filed with the ROC without the price band. ठीक है। इन सच केस फ्लोर प्राइस जो होगा, प्राइस बैंड जो होगा वो नोटिफाई किया जाएगा बाय एन एडवर्टाइजमेंट 1 day प्रायर टू दी ओपनिंग ऑफ योर इशू। ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, आपका जो प्राइस है दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी एंड प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंटिल आपका बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे ही बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपका जो प्राइस है उसको डिटरमाइन कर दिया जाएगा विद द एडवर्टाइजमेंट 1 day प्रायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया। तो आरबीआई ने इंडिया के बैंक्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन अबाउट द नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है इनका डिफाइंड है सेक्शन 11(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर देयर नॉर्मल ऑपरेशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर accorded scheduled status by RBI. Which of the following statement are correct? A, B, C or D? बताइए, नॉन शेड्यूल बैंक के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इज करेक्ट, है ना। वी हैव टू फाइंड आउट दी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉन शेड्यूल बैंक्स। ओके, ए इज देयर, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए ठीक है। तो देखो थर्ड तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि शेड्यूल बैंक जो है वो किसी भी पर्पस के लिए परचेस कर सकते हैं, मतलब लोन ले सकते हैं आरबीआई से नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं ले सकते, है ना। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर अकॉर्डेड शेड्यूल स्टेटस बाय आरबीआई। फर्स्ट आंसर इज ए ऑप्शन होगा आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, राइट आंसर इज ए, फर्स्ट एंड सेकेंड। वेरी गुड। सो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक के सेकेंड शेड्यूल में नहीं लिस्ट होते हैं। सेक्शन 11(1) के अंदर इनका डिफाइन किया गया है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का। दे कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई ओनली इन इवेंट्स ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी में बोरो कर सकते हैं, नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स में नहीं कर सकते हैं बोरो, है ना। आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विच फिगर इन आरबीआई डेटा नॉन शेड्यूल कमर्शियल, नॉन शेड्यूल बैंक। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं दे आर नॉट अकॉर्डेड एज अ शेड्यूल स्टेटस बाय आरबीआई। एंड ये जो बैंक है फेडरेटेड हैं टू द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एंजॉय करते हैं रेमिटेंस और अदर फैसिलिटी थ्रू द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक टू विच दे आर फेडरेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एज योर आंसर। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। पहला बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेशन अमंग द पर्टिकुलर units throughout the world is known as protectionism. The protectionism takes 3 main forms: tariff, import quota, non-tariff barrier. Third, when a government enact law that restrict or prohibit international trade. Which of the following is correct?
करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ए, बी, सी और डी। ओके, आंसर विल बी योर, देखो पहला वाला तो गलत है क्योंकि ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं कहलाता है, ये तो डी ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डी ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। सेकंड बिल्कुल सही है, प्रोटेक्शनिज्म मेजर 3 है, टैरिफ बैरियर, इंपोर्ट कोटा और नॉन टैरिफ बैरियर। और थर्ड बिल्कुल गलत है कि जब भी सरकार लॉ लेकर आती है तो रेस्ट्रिक्ट ही करती है, क्या प्रोहिबिट ही करती है? कि नहीं ना, हो सकता है ना रिलैक्स भी कर दे। तो आंसर करेक्ट सिर्फ आपका यहाँ पे क्या है? डी ऑप्शन। राइट आंसर इज डी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रेडिट रेटिंग। इनमें से कौन सा क्रेडिट रेटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? पहला बोल रहा है इट असेसेस द इशूअर्स कैपेसिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। A credit rating agency assesses the financial strength of the borrower on the basis of its financial data. Third, the credit rating is not only a guidance to investor but also a recommendation to invest in any particular instrument. तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आपको ये बताना है ऑफ क्रेडिट रेटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड किया जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू, जिनको रेगुलेट करता है सेबी, और सेबी ने 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को अप्रूव किया हुआ है इन द कंट्री। और जो रेटिंग है आपकी ये अल्फा न्यूमेरिक रेटिंग होती है। रेटिंग आपकी रहेगी अल्फा न्यूमेरिक रेटिंग, और अल्फा न्यूमेरिक के साथ साथ सिंबल्स भी ऐड हो जाते हैं, प्लस एंड माइनस टाइप। ठीक है, चलिए तो ये हो गया बेसिक डिटेल। अब बताइए इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सेकेंड ओनली, 1 एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड ओनली। And the right answer for this question will be your डी ऑप्शन। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको आंसर करने में? डी ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पर, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस होता है, रिकमेंडेशन नहीं होता। कभी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको नहीं बोलेगी वहां जाके इन्वेस्ट कर दो या वहां जाकर इन्वेस्ट कर दो। दे सिंपली गिव यू अ डेटा, दे सिंपली गिव्स यू द गाइडेंस कि ये कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इतने रिस्क के चांसेस है, इसमें इतने रिस्क के चांसेस हैं। करना है इन्वेस्ट या नहीं करना है, दैट्स टोटली योर डिसीजन। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कभी भी रिकमेंडेशन नहीं देता। तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की अगर हम बात करें, असेसमेंट ऑफ इशूअर्स कैपेसिटी, रीपे करने की कैपेसिटी को चेक करता है, बेस्ड ऑन डेटा होता है, एक्सप्रेस्ड होता है सिंबल्स में भी, कैरिड आउट बाय एक्सपर्ट, एक्सपर्ट्स ही क्रेडिट रेटिंग देते हैं, और गाइडेंस अबाउट द इन्वेस्टमेंट, नॉट अ रिकमेंडेशन। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अबाउट द क्रेडिट रेटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट। What are the financial and development objectives of NAFID? NAFID का फाइनेंशियल और डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। First, extending loan and advances for infrastructure project, taking over or refinancing such existing loans, attracting investment from private sector investor and institutional investor from infrastructure project, organizing and facilitating foreign participation in infrastructure projects. तो क्या लगता है इनमें से कौन सा डू यू फील लाइक कि आपका ऑब्जेक्टिव है ऑफ NAFID? Which of the following are the objective of NAFID? A, B, C और D। NAFID को 2021 में बनाया गया था, लेटेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारा। 1 लाख करोड़ के कैपिटल से इसको बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये फाइनेंस करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, एंड द राइट आंसर हियर विल बी वेरी गुड डी, ऑल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना। राइट आंसर इज डी, ऑल आर दी फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NAFID।
सभी आपके फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव हैं NAFID के. राइट आंसर इज डी. चलिए, वेरी गुड. सो NAFID इज व्हाट? इट इज सिंपली विल हैव बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो है इसके वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेंड करता है, इन्वेस्ट करता है, अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि लोकेटेड है एंटायरली और पार्शली इन इंडिया. ठीक है. फंक्शंस में एक्सटेंड करता है लोन एडवांस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, टेकिंग ओवर और रीफाइनेंसिंग सच एग्जिस्टिंग लोन जो ऑलरेडी हैं. अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. ऑर्गेनाइज करता है, फैसिलिटेट करता है फॉरेन पार्टिसिपेशन को. फैसिलिटेट करवाता है नेगोशिएशन विद वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग and providing the consultancy services in infrastructure financing. Okay, these are the functions of NAFID. Next, which of the following criteria are necessary for an NBFC MFI to be classified as a non-deposit taking NBFC? जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं NBFC ND, non-deposit taking NBFC. और NBFC MFI इकलौता टाइप ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिसको रेगुलेट कौन कर रहा है? RBI. इकलौता टाइप ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिसको रेगुलेट कौन करता है? आपका RBI रेगुलेट करता है. ठीक है, बताइए. Which of the following criteria are necessary for an NBFC's microfinance institution to be classified as a non-deposit taking NBFC? First, having the asset size of 500 crore and above. Second, minimum net owned fund of 2 crores for NBFC MFI in Northeastern region. Not less than 75% of its total assets are microfinance loan. Registration with the bank under the provision of the RBI Act 1934. A, B, C or D? Criteria are necessary for an NBFC MFI to be classified as a non-deposit taking NBFC. Okay, first is saying having an asset size of 500 crore and above. कि एसेट साइज 500 करोड़ या अबव होना चाहिए. सेकेंड, मिनिमम नेट ओन फंड 2 करोड़ होना चाहिए. दिस इज ट्रू. Not less than 75% of total assets microfinance में, this is also true. So second and third is correct. Right answer will be B. Second and third are the criteria which will be required. So right answer आपका क्या हो जाएगा? B. देखिए यहाँ पे. तो सबसे पहली चीज, मिनिमम नेट ओन फंड 500 करोड़ चाहिए आपका. नॉट लेस देन 75% आपका क्या होना चाहिए? टोटल एसेट माइक्रो फाइनेंस लोन के फॉर्म में गया हो. देन NBFC MFI शुड बी रजिस्टर्ड विद द बैंक अंडर द प्रोविजन ऑफ RBI एक्ट हैविंग अ एसेट साइज ऑफ 500 करोड़ एंड अबव. ठीक है. सो दीज आर द क्राइटेरियाज दैट हैव बीन गिवन हियर इन केस ऑफ योर NBFC MFI टू बिकम द नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे. वट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज ICICI? क्या ऑब्जेक्टिव है ICICI का? A, B, C और D? First is saying to assist in the creation, growth and modernization of the business enterprises in the non-public sector. Second, to stimulate private ownership of industrial entities and to promote and assist in the expansion of market. Third, to provide equipment finance. And fourth, to provide finance for rehabilitation of industrial units. 1, 2, 3 or 4. And everybody is going with the D option, right? Very good. So right answer will be your D.
First, second, third and fourth about the ICICI is the objective. So right answer is D. ICICI इकलौता ऐसा हम बोल सकते हैं बैंक है या इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था जिसने काफ़ी सारे बिजनेसेस में एंट्रेंस किया है ना। इसने सबसे पहले एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था, फिर खुद को बैंक में कन्वर्ट कर लिया, बैंक से यूनिवर्सल बैंक बन गया, यूनिवर्सल बैंक के बाद मर्चेंट बैंकिंग कर रहा है, वेंचर कैपिटल का काम कर रहा है एंड एक्सेट्रा, आपका स्टॉक ब्रोकिंग का काम कर रहा है। ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में ICICI बैंक जो है वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर चुका है। चलिए, मेजर ऑब्जेक्टिव जो है टू मीट द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री फॉर परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू इन द प्राइवेट सेक्टर। इन जनरल द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेशन, सो असेस करता है क्रिएशन, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। सेकेंड, स्टिपुलेट कर रहा है प्राइवेट ओनरशिप को ऑफ इंडस्ट्रियल एंटिटी एंड प्रमोट करता है, असिस्ट करता है एक्सपांशन ऑफ मार्केट को, प्रोवाइड कर रहा है इक्विपमेंट फाइनेंस और प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंस फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following statement accurately describe the quinary sector of the economy? 4 स्टेटमेंट है हमारे सामने, कौन सा स्टेटमेंट राइटली डिफाइन कर रहा है, एक्यूरेटली डिफाइन कर रहा है? फर्स्ट इज सेइंग द सेक्टर इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्राइमरी प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Second is saying the sector focuses on providing essential services such as the healthcare, education, government and administration. Third, this sector is primarily involved in research and innovation and advanced technology. Fourth, this sector plays a minimum role in contribution to the overall economy. बताइए क्या होगा राइट आंसर? A, B, C और D? Okay, so right answer will be here B. सेकेंड एंड थर्ड दोनों ठीक है, सेकेंड भी तो ठीक है। आपका क्विनरी सेक्टर जो है ये सब सेक्टर है आपके टर्शरी सेक्टर का, है ना। टर्शरी सेक्टर के 2 सब सेक्टर, एक क्वांटरी है, एक क्विनरी है। क्वांटरी को हम बोलते हैं नॉलेज सेक्टर, क्विनरी सेक्टर होता है आइडियाज बिहाइंड दी इकोनॉमी, है ना, जो आइडियाज आपके क्रिएट कर रहे हैं। तो आपका प्रोवाइड करता है एसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, और साथ ही में रिसर्च में इन्वॉल्व है, इनोवेशन एडवांस में इन्वॉल्व है। तो राइट आंसर इज बी। ओके, चलिए, दिस इंक्लूड एक्टिविटीज इन विच की चॉइसेस आर मेड। इट इंक्लूड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स इन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग देयर ब्यूरोक्रेसी एंड प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेक्टर इज क्वाइट स्मॉल येट दे आर द ब्रेन बिहाइंड द इकोनॉमी, है ना। जो आपका प्रॉपरली डिसीजन ले रहा है वो तो यही लोग हैं, भले ही नंबर ऑफ पीपल में कम है पर ब्रेन्स आर दीज जो कि आपका डिसीजन ले रहे हैं। Now, which of the following statement accurately describes the role of credit rating agencies in the primary market for securities? Again, 4 statements हैं, चारों statement में से कौन सा statement accurately define कर रहा है, हमें describe कर रहा है role of credit rating agencies in the primary market? पहला बोल रहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी असाइन करता है क्रेडिट रेटिंग को टू द सिक्योरिटी इंडिकेटिंग देयर क्रेडिट वर्दीनेस एंड रिस्क लेवल। सेकेंड, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फैसिलिटेट्स द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। Third, credit rating agencies are responsible for regulating the issuance of corporate bonds. Fourth, credit rating agencies act as intermediary to facilitate foreign exchange transaction. बताइए क्या आपका यहाँ पे एक्यूरेटली डिफाइन कर रहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का रोल? ए, बी, सी और डी? Okay, answer is only one. Very good. Right answer is only one. That is statement 1. Correct answer is A. Done.
सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्राइवेट कंपनी है दैट लुक्स एट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ लार्ज स्केल बोरोवर सच एज कंपनी या कंट्री, इफेक्टिवली रैंक करता है बोरोवर को ऑन देयर एबिलिटी ऑफ टू पे ऑफ देयर लोन, कि आप में कितनी एबिलिटी अपना लोन पे करने की, अकॉर्डिंगली आपको रेटिंग प्रोवाइड करेगा ये, है ना। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग सर्विसेज भी इनको कहा जाता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को क्या कहते हैं, रेटिंग सर्विस भी कहा जाता है। ये कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट को भी रेटिंग देती है जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दो स्टेटमेंट है, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है अबाउट REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। First is saying real estate investment trusts are required to have a trustee, sponsor and a manager. Then the trustee of a REIT is responsible for managing the day-to-day operation of the real estate assets held by the trust. बताइए क्या होगा राइट आंसर, A, B, C और D। Real estate investment trusts, they are like a mutual fund. They collect fund from various investor and invest that fund in the real estate market, है ना। Those funds will be invested in the real estate market. ओके, सो राइट आंसर हियर विल बी योर C ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, सेकंड गलत है। क्यों? क्योंकि आपका बोल रहा है कि REIT खुद रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए डे टू डे ऑपरेशन को, नहीं, इसने आपका ट्रस्टी अपॉइंट किया है, स्पॉन्सर है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, वो क्या करेंगे, वो मैनेज करेंगे ना। REIT खुद नहीं मैनेज करता, तो राइट आंसर इज C। चलिए, सो ये सिमिलर टू म्यूचुअल फंड है, अलाउ करते हैं मल्टीपल इन्वेस्टर को पूल करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट को। इन बोथ केसेस एसेट्स और प्रोफेशनली मैनेज करते हैं उसको डेजिग्नेटेड फंड मैनेजर की तरह। पैसा जो भी कलेक्ट होता है रियल एस्टेट मार्केट में जाता है, रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। 80% अमाउंट जो है आपने कलेक्ट किया है वो ऐसी जगह पे लगाना आपके लिए मैंडेटरी है जो कि इनकम जनरेटिंग बिजनेस हो, यानी कि इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हो, जहां से आप डायरेक्टली रेंट जनरेट कर सकते हो। 80% पैसा वहां लगाना है, और जो भी आप इनकम जनरेट करते हो उसमें से 90% पैसा आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एज अ डिविडेंड अमंग द मेंबर्स, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट NBFCs इन इंडिया। इनमें से कौन सा ट्रू है अबाउट NBFC इन इंडिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया। First, NBFCs are allowed to accept and renew the public deposit. NBFC cannot accept a deposit repayable on demand. NBFC cannot offer interest rate higher than the ceiling rate prescribed by RBI, and you have to select the correct option. The true statement about non-banking financial companies. C and D दो ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट में क्या गड़बड़ है, ठीक तो है, NBFCs अलाउड हैं, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट को, रिन्यू कर सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट को। ये नहीं लिखा कि डिमांड डिपॉजिट को या फिर टर्म डिपॉजिट को तो रिन्यू ये कर सकते हैं ना। राइट आंसर विल बी D, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। दे कैन ओनली एक्सेप्ट द टर्म डिपॉजिट एंड इट कैन बी रिन्यूड बाय देम। चलिए, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि NBFCs नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है जो जिनके पास प्रिंसिपल बिजनेस है, रिसीव करते हैं डिपॉजिट को इन्हीं स्कीम या अरेंजमेंट के अंदर और उसी अमाउंट को लोन के रूप में देते हैं। अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और क्लास ऑफ सच इंस्टीट्यूशन एज RBI में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करता है कि ये आपका NBFC है तो उसको NBFC मान लिया जाता है। अमेंडमेंट 1997 में हुआ था टू गिव दिस डेफिनेशन। चलिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मर्चेंट बैंकर कैटेगरी 1 इंक्लूड्स दोज विच दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट। NBFCs डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे आर अलाउड टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट, है ना। डिमांड डिपॉजिट नहीं करेंगे बट दे कैन एक्सेप्ट द टर्म डिपॉजिट। चलिए, तो कैटेगरी 1 का जो मर्चेंट बैंक है, मर्चेंट बैंकर्स की 4 कैटेगरी होती है, उसमें से कैटेगरी 1 जो है वो क्या इंक्लूड करता है परफॉर्म करना इनमें से।
can only act as intermediary between buyer and seller, are authorized to carry out the entire range of activity related to issue management process. They are limited to providing investment advice, can only deal with the debt instrument. A, B, C or D? Sorry. सो मर्चेंट बैंकर्स की अगर हम बात करें, 4 कैटेगरी हैं. चारों कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन CBC लेना होता है. वेरी गुड, राइट आंसर इज बी. सो आज का जो सेशन है इट इज़ 12 डेज लेफ्ट सेशन. और अगर मैं नंबर ऑफ सेशन की बात करूं, दिस इज़ आवर 19th सेशन. अगर इससे पहले वाले सेशंस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ऑल द सेशन इज अवेलेबल ऑन योर प्लेलिस्ट ऑफ ऑफिस 24/7. प्लेलिस्ट पे सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. डू मेक श्योर यू कैन वॉच दैट इन द डबल स्पीड और इन द रिकॉर्डेड फॉर्म. एंड इफ यू हैव डाउट इन एनी सेशन यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. सो लेट मी नो, इज ऑडियो वीडियो बोथ ओके? आर वी गुड टू गो? Good morning to all of you. All okay. Chaliye, let's start. Thank you for confirmation. First question is talking about here the very high inflation situation. Like which of the following can be the outcome अगर country में बहुत ही high level पे inflation होता है तो क्या impact हमें देखने को मिलेगा? First, reduction in economic growth. Second, increase in savings. Third, reduction in exports. Select the correct answer using the codes below. So which of the following can be the outcome of very high inflation in the economy? A, B, C or D? Okay. Inflation means rise in the prices. जब भी मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ता है, इट इंक्रीज द डिमांड ऑफ पीपल. जब डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई गिरता है, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई हैव अ इनवर्स रिलेशन. हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. और बिकॉज ऑफ दिस द प्राइस स्टार्ट इंक्रीजिंग. और प्राइजेस का बढ़ना ही इन्फ्लेशन कहलाता है. तो क्या देखा जाएगा अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं? देखो, प्राइसेस बढ़ रहा है यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है. गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ने का मतलब है कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है. कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर बढ़ रहा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का, उस पर इम्पैक्ट आएगा. लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का लो होगा क्योंकि अब आपको जीने के लिए ही पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा. और क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो लोग गुड्स की डिमांड कम करने लगेंगे, गुड्स कम खरीदेंगे, सर्विसेज कम खरीदेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा. यानी कि रिडक्शन इन इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा. ठीक है. और एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे क्योंकि आपके प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, एक्सपोर्ट आप करोगे, कस्टम लगेगा, फॉरेनर्स के लिए और ज़्यादा हो जाएगा, है ना. फॉरेनर्स के लिए और महंगा पड़ेगा प्रोडक्ट, तो आपके एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे. तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि डी ऑप्शन. सेविंग्स नहीं बढ़ती है, सेविंग्स डिक्रीज होती है ना. क्योंकि देखो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है आपका, तो आप सेव नहीं कर पाते हो. आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है क्या करने पे? अपने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे. ठीक है. स्टैगफ्लेशन इज अ डिफरेंट थिंग. इन्फ्लेशन अलग होता है. स्टैगफ्लेशन क्या होता है बताती हूँ आपको. तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी. ठीक है. स्टैगफ्लेशन क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंट्री में हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट बना हुआ होता है. इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. जो कि वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन मानी जाती है क्योंकि महंगाई भी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, लोग सर्वाइव नहीं कर पाते इस सिचुएशन में, अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते. ये स्टैगफ्लेशन होता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. इन्फ्लेशन, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ सस्टेन्ड राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इन्फ्लेशन जो है इट लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर. इन्फ्लेशन क्या कर रहा है? इट लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर. व्हेन द प्राइस लेवल राइजेस ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाय फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज. Consequently, inflation is also risen in the purchasing power of money, a loss of real value in the internal medium of exchange and unit of account in the economy will be seen. ठीक है. So inflation simply means rise in the prices. Next, which agency of the World Bank Group focuses on providing low interest loan to the credit worthy middle income countries? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं क्रेडिट वर्दीनेस, उनको लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है?
तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है हमारा 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है। कितने इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है? 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है। तो ये जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें IBRD, IDA, IFC, मेगा तो है ही, और जो 5th वन है वो ICSID है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपका लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है क्रेडिट वर्दी मिडिल इनकम कंट्रीज को? A, B, C और D। ओके, A एंड B दो ऑप्शन आ रहे हैं। देखो कंफ्यूज मत हो, राइट आंसर होगा A। क्रेडिट वर्दी मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देता है IBRD, और जो पुअर कंट्रीज हैं उनको लोन देता है बिना इंटरेस्ट के या फिर बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है IDA, है ना। तो IDA लोन देता है पुअर कंट्रीज को मेनली, या तो कंसेशनल रेट पे देगा या इंटरेस्ट रेट लेगा ही नहीं, और बहुत लंबे समय के लिए लोन देता है, साथ में ग्रेस पीरियड भी देता है रिटर्न करने के लिए। बट IBRD जो है ये इंटरेस्ट रेट लेगा, लो इंटरेस्ट रेट लेगा, और क्रेडिट वर्दी मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देता है। तो राइट आंसर इज A। ठीक है, चलिए, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपका 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जिनका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन DC में है। IBRD हो गया, IDA है, मेगा है, ICSID, IFC है। ठीक है, इन पांचों में से इंडिया IBRD, IDA एंड IFC इन तीनों का फाउंडिंग मेंबर है। इन तीनों का क्या है? फाउंडिंग मेंबर है। कौन? इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया मेगा का भी मेंबर है, पर सिर्फ मेंबर है। इंडिया मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर नहीं है मेगा का, और इंडिया ICSID का मेंबर ही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि किसका मेंबर है, किसका फाउंडिंग मेंबर है, किसका मेंबर नहीं है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट रोल कैन बैंक्स प्ले इन सपोर्टिंग इंडियाज ट्रांजिशन टू नेट जीरो एमिशन? अब नेट जीरो एमिशन का टारगेट तो इंडिया ने ले लिया, बाय 2070 हम इसको अचीव कर लेंगे, बट बैंक्स कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इसमें? हाउ बैंक्स आर सपोर्टिंग इन दिस? सबका काम ये है, IBRD आपका रेट लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है मिडिल इनकम कंट्रीज को जिनका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा होता है। IDA जो है पुअर कंट्रीज को हेल्प करता है आपका, या तो इंटरेस्ट नहीं लेता या बहुत ही मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। अपार्ट फ्रॉम दैट IFC जो है वो आपका प्राइवेट सेक्टर्स को, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को, इन द पुअर कंट्री ही प्राइवेट कंपनीज को लोन प्रोवाइड करता है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को ये लोन देता है। मेगा जो है आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, जो कि एज अ इंश्योरेंस वर्क करता है आपके लिए, कि आप किसी कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और उस कंट्री में आपके इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है ड्यू टू सर्टेन नॉन कमर्शियल रिस्क, है ना, अगर आपको लॉस फेस करना पड़ रहा है तो वो आपका इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है आपको रिटर्न करती है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ICSID जो है जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं अमंग द पार्टीज, उन डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। ठीक है, आर्बिट्रेजर की तरह काम करता है। चलिए, आंसर आप लोग बोल रहे हो B होगा, फंडिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू ग्रीन फाइनेंस। वेरी गुड, राइट आंसर इज B। तो ग्रीन फाइनेंस के थ्रू इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन कर रहा है। दिस इज हाउ द बैंक्स विल हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स टारगेट। राइट आंसर इज B। तो क्लाइमेट चेंज एक मेजर इकोनॉमिक कंसर्न है, ना कि इंडिया के लिए, बाकी सभी कंट्रीज के लिए। एंड नाउ वी कैन एक्चुअली सी द क्लाइमेट चेंज, है ना। तो इट इज़ क्रिटिकल फॉर बैंक्स टू सपोर्ट द कंट्री ट्रांजिशन टू नेट जीरो एमिशन बाय कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रीन प्रोजेक्ट्स को ही सपोर्ट करें। ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, एनवायरमेंट सस्टेनेबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट। अ बैंकिंग कंपनी रिक्वायर्स अ डैश फ्रॉम द डैश टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन डैश ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यस, नॉन कमर्शियल रिस्क के केस में मिलेगा। कमर्शियल रिस्क के केस में गारंटी नहीं मिलता। आपका बिजनेस जो आपने किया वो प्रोडक्ट पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, तो दैट्स अ कमर्शियल रिस्क, आपके प्रोडक्ट के बिजनेस से रिलेटेड रिस्क है, उसका रिकवरी नहीं मिलता। नॉन कमर्शियल रिस्क का रिकवरी मिलता है। चलिए आंसर बताइए इसका।
बैंकिंग कंपनी को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस या फिर सर्टिफिकेट, तीन में से कोई एक होगा। लाइसेंस लेना होता है। बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस लेना है आरबीआई से, और वो जो है अंडरटेक किया जाएगा बिजनेस को एज पर द प्रोविजन जो सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर कहा गया है। बी करेक्ट है। सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट जब होता है ना, तो हम बोलते हैं करेंसी प्रिंटिंग के राइट्स आरबीआई को दिए गए। आरबीआई एक्ट का सेक्शन 22 हुआ तो चलिए, According to Section 22, a banking company cannot carry on a banking business in India unless it holds a license, जो कि इशू किया गया है behalf by the RBI, है ना। तो before commencing banking business, every banking company shall apply in writing to the RBI for the license, and RBI will grant them the license अगर वो satisfy करते हैं certain conditions of RBI को, certain criteria of RBI को। तो Section 22 में license लेना होगा RBI से to start their business। What is meant by the law of downward sloping demand? Law of downward sloping demand का क्या मतलब है? The more we consume of good, the less satisfaction each additional unit of consumption provide. The higher the price of good, the more unit consumers are willing to buy. The substitution effect and income effect cause buyers to switch to the cheaper alternatives. The relationship between the price of a good and the quantity demanded is negative. बताइए क्या होगा राइट आंसर? ए, बी, सी और डी। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड की बात हम कर रहे हैं। ओके, द राइट आंसर इज एक्चुअली डी। ये बताता है रिलेशनशिप आपका प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, नेगेटिव है। इसीलिए आपका जो स्लोप है वो कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है। ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोप होता है, और अगर ऐसा स्लोप है तो ये अपवर्ड माना जाता है। ठीक है, सो राइट आंसर इज डी। नाउ लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रेज्ड, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, द बायर टेंड टू बाय द लेस गुड्स, है ना। जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो बायर जो है वो लेस कमोडिटी परचेस कर रहा है, एंड वाइस वर्सा। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कहलाता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन शो करता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। नेक्स्ट, recently parliament passed the factoring regulation amendment bill 2011, which of the following statement are correct regarding the factoring? factoring को लेके हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग फैसिलिटी है बाय NBFCs to MSMEs. It is a way to get immediate liquidity by selling receivables. Bank provide lending facility where receivables act as collateral. It is an unsecured lending facility by banks to generally MSME. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है अबाउट द फैक्टरिंग? ओके, राइट आंसर इज एक्चुअली बी। इमीडिएट लिक्विडिटी देता है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर, है ना, बैंक्स सेलर्स को प्रोवाइड करता है। सो राइट आंसर विल बी योर बी। क्लियर? सो राइट आंसर इज इट्स अ वे टू गेट द इमीडिएट लिक्विडिटी बाय सेलिंग द रिसीवेबल्स, और रिसीवेबल्स कौन दे रहा है आपको? आपका बायर प्रोवाइड कर रहा है। चलिए, फैक्टरिंग सुटेबल होता है ऑन गोइंग ओपन अकाउंट सेल्स के लिए, नॉट बैक्ड बाय एलसी। कोई भी यहाँ पे कोलेट्रल नहीं होता, जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं बस उसी पे लोन दे दिया जाता है। शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, 150 डेज का मेनली होता है, जिसमें 90 डेज का क्रेडिट पीरियड होता है, 60 डेज का आपका ग्रेस पीरियड होता है। ये विद और विदाउट रिकोर्स दोनों हो सकता है। कंटिन्यूस अरेंजमेंट होता है बिटवीन द फैक्टर एंड क्लाइंट। फैक्टर अज्यूम करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्शन एंड हेल्प क्लाइंट रिड्यूस द ओवरहेड्स फॉर द सेम। साथ ही में चार्ज इंक्लूड करता है जिसमें फाइनेंसिंग, कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट भी होता है। फैक्टरिंग कॉमनली डोमेस्टिक होता है एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को भी सपोर्ट करता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट रेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? किस कंट्री को सबसे पहले रेट किया गया था फॉर द कंट्री रेटिंग बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और नाम क्या था उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जिसने इसको रेट किया, वो दोनों बताना है। किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने रेट किया था एंड कौन सी कंट्री को किया था? यूएसए, फ्रांस, इंडिया और इंग्लैंड। विद एंड विदाउट रिकॉर्ड्स पढ़ा था ना, टाइप्स हैं आपके। विद रिकॉर्ड्स होगा तो अगर बायर ने डिफॉल्ट किया तो आपके सेलर को बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा, और विदाउट रिकॉर्ड्स हुआ तो बायर के डिफॉल्ट पे आपका बैंक जो है बैड डेट बियर करेगा, कस्टमर यानी कि सेलर को पैसा रिटर्न नहीं करना है। दैट दीज टू आर द टाइप्स, जिसको रिकोर्स और नॉन रिकोर्स हम बोलते हैं, या फिर विद और विदाउट रिकोर्स बोल देते हैं। वेरी गुड, इट इज फ्रांस। फ्रांस को कैसे करेगा बताओ, और वो भी उस टाइम पे इट वाज अ स्टैंडर्ड एंड पुअर, स्टैंडर्ड एंड पुअर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज 3 ही है ना हमारे पास, उसमें से S&P ने सबसे पहले फ्रांस को किया था आपका रेट। सो राइट आंसर इज सी। अरे नो, नॉट सी, बी। राइट आंसर आपका होगा बी, इट इज फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया, राइट आंसर इज बी, फ्रांस होगा। और S&P ने किया था, देखो यहाँ पर सबसे पहला इंडस्ट्रियल कंट्री जिसको रेट किया गया फ्रांस बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर इन द ईयर 1959। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस कैन नॉट बी ट्रांजेक्टेड बाय RBI? इनमें से क्या RBI नहीं कर सकता है? फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय RBI। एंगेज इन ट्रेड, otherwise have a direct interest in any commercial, industrial or other undertaking, purchase the share of any banking company or of any other company or grant loan upon the security of any such shares, allow interest on deposits or current accounts, or all of the above. Which function cannot be performed by RBI? तीन आपका, एक तो मूडीज है, दूसरा स्टैंडर्ड एंड पुअर है, और थर्ड आपका फिच रेटिंग है। द 3 इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। Okay, very good. Right answer is all of these. All of these transaction cannot be performed by RBI. RBI ये perform नहीं कर सकता है। ठीक है, you can see टर्म्स आपका सेक्शन 19 जो है वो डिफाइन करता है यहाँ पे कि RBI क्या क्या नहीं कर सकता है। एंगेज नहीं हो सकता ट्रेड और अदरवाइज में, परचेस नहीं कर सकता शेयर किसी भी कंपनी के या किसी अदर कंपनी के, एडवांस मनी ऑन मॉर्गेज नहीं दे सकता है कि आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी लिया, डॉक्यूमेंट लिया, टाइटल लिया, उसके ऊपर लोन दे दिया। मेक लोन और एडवांसेस टू द पब्लिक, है ना, ड्रॉ और एक्सेप्ट बिल्स पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, या फिर अलाउ करना इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और करेंट अकाउंट। ये एक्टिविटीज RBI परफॉर्म नहीं कर सकता। Now, out of the following statement, which statement are correct in relation to your employee provident fund scheme? Employee provident fund scheme को लेकर कौन सा statement जो है हमारा are correct? EPF scheme, पहला बोल रहा है EPFO is also the nodal agency for implementing bilateral social security agreement with other countries. EPFO has been taking several measures to simplify the operation of EPF account both for employees and employers and employees by adopting IT enabled tool and technique. Third, contribution level are the same as in the EPFO system and must provide the same rate of return. The retirement age ranges between 58 to 60 years. Okay, very good. All of them are correct. All of them are what? They are correct. है ना, डी आंसर आपका होगा यहाँ पे। EPFO also the nodal agency for implementing bilateral social security agreement with other countries. So it is one of the largest social security organization in India, both in terms of beneficiary base and the quantum of financial transaction undertaken. है ना, तो ये एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है EPFO का।
क्लियर। ईपीएफओ जो है परफॉर्म करता है डुअल रोल ऑफ बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरसी करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट ऑल्सो। यहाँ पे ये इसने एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को भी इंट्रोड्यूस किया है जो एक्ट करेगा एज अ अम्ब्रेला। मल्टीपल मेंबर्स के आईडीज जो है अलॉट करे गए यहाँ पे इंडिविजुअल को। लाइक जैसे कि एम्प्लॉयर चेंज होता है, हर बार जब आप कंपनी चेंज करते हो तो आपका एक नया अकाउंट बनता था, तो मल्टीपल अकाउंट्स आपको याद रखने पड़ते थे, अब सिंगल अकाउंट नंबर है। कितनी भी कंपनीज आप चेंज करो, इसी के थ्रू आपका अकाउंट जो है वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा प्रोविडेंट फंड की, जिसमें 12 डिजिट्स है ना, इसको याद रखिएगा। साथ ही में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ था 2014 में एज अ पार्ट ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, ठीक है, इसके अंडर इसको लॉन्च किया गया था। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है 12% होता है। जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है उसका 12%, उसमें से 8.33% जो है पैसा वो जाता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 8.33% जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, और आपका 3.67 जाता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। ये अमाउंट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दैट इज आस्किंग अबाउट विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट वी हैव टू आंसर। तो स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया है अबाउट द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लियरिंग यूनियन, कि क्या रीजन है क्लियरिंग यूनियन बनाने के पीछे। इज एवरीथिंग ओके? ओके इट इज, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। चलो लेट्स स्टार्ट। आंसर बताइए क्या होगा कि इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लियरिंग यूनियन इज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स अमंग मेंबर्स कैन बी एक्सपांड रिलेटिवली faster because of the conservation of foreign exchange and intra-group transaction at least until the settlement date. Second, trade liberalization can be prompted initially among the members. Third, the exploitation of scale economies would be made possible by enlarged trade, and an adjustment process can be prompted that would raise the international competitiveness of the members who have similar distortion in trade and production. बताइए, which of the following statement is correct here in regards the important reason for the formation of clearing union? A, B, C or D? Good morning everyone. क्या होगा राइट आंसर बिकॉज ऑफ विच वी कैन से कि ये राइट रीजन है और इम्पॉर्टेंट रीजन है for establishment of clearing union? Okay, I got D option, very good. 1, 2, 3 and 4, all the options are correct. These are the reasons because of which we have introduced the clearing units. Right answer है D. ठीक है, so important reason for the formation of clearing union, all these statements have been written here. Because of this we have opened the clearing union to make it easy, है ना, among the members कि वो क्या कर सकें, एक्सपांड कर सकें और फास्टर कर सकें अपने कंजर्वेशन को ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट, बट अमंग द बिलो गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली, अमंग द बिलो गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच ऑन द बेसिस ऑफ द एनुअल टर्नओवर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमएसएमई। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आपको दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर। तो कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है? फर्स्ट इज सेइंग माइक्रो का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्मॉल का 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम का 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच रिगार्ड्स द एनुअल टर्नओवर। अगर हम बात करें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो वी हैव डिस्कस कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो डेफिनेशन है वो चेंज हुआ है। अब सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कोई भी डिफरेंस नहीं है डेफिनेशन में, और डेफिनेशन दिया गया 2 क्राइटेरिया की बेसिस पे। पहला क्राइटेरिया आपका है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और दूसरा है आपका एनुअल टर्नओवर। एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड, ऑल आर करेक्टली मैच, बिल्कुल सही है टर्नओवर को लेकर आपका कॉम्बिनेशन। राइट आंसर इज डी। तो ये है आपकी डेफिनेशन। देखो पहले ओल्ड डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विसेज के लिए अलग अलग होती थी, न्यू डेफिनेशन में दोनों को इंक्लूड कर दिया है ना। क्राइटेरिया क्या रखा है? 2 क्राइटेरियाज रखे हैं, पहला इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, दूसरा आपका टर्नओवर के बेसिस पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ? प्लांट में, मशीनरी में, इक्विपमेंट्स में, और सेकेंड टर्नओवर।
तो यहाँ पे आप देखोगे इन केस ऑफ माइक्रो 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। इन स्मॉल 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। इन मीडियम 50 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए और 250 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यू डेफिनेशन जो हमें प्रोवाइड की गई है बाय द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, चलिए नेक्स्ट। द मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड इंक्लूडिंग ग्रेस पीरियड नॉर्मली परमिटेड अंडर फैक्टरिंग इज, कितने टाइम का ग्रेस पीरियड दिया जाता है अंडर द फैक्टरिंग? 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज। A, B, C or D? The maximum credit period including grace period normally permitted under factoring is ओके, वेरी गुड। 150 डेज है जिसमें 90 डेज आपका क्रेडिट पीरियड है प्लस 60 डेज का आपका क्या है, ग्रेस पीरियड है। सो राइट आंसर इज 150, वेरी गुड, डी होगा इसका आंसर भी। सो यू कैन सी हियर आपका क्रेडिट पीरियड नॉर्मली परमिट किया जाता है 150 डेज का, इंक्लूसिव ऑफ मैक्सिमम ग्रेस पीरियड जो कि आपका 60 ईयर्स का रहेगा। ठीक है, इंडिविजुअली भी याद रखना 90 + 60 है, हो सकता है सिर्फ ग्रेस पीरियड पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? फर्स्ट इज सेइंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 इंक्लूड द 2 न्यू स्कीम्स, जिसमें आपका मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम for exporting defined products to designated destination, and the second is services export from India scheme for promoting export of designated services. Second, served from India scheme जो है has been replaced with the service export from India scheme. Third, SEIC जो कि service export from India scheme है was applied to Indian service providers instead of service providers located in India. ओके, सो रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ और प्रोफाइल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अबाउट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520 स्कीम्स? एंड फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल राइट आंसर होगा आपका डी। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं अबाउट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्चुअली, नॉट इन्वेस्टमेंट। सो राइट आंसर इज डी। तो सबसे पहली चीज तो आपका जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, इसको बनाया गया है 5 स्कीम्स को मर्ज करके। हाउ मेनी स्कीम्स? ये 5 डिफरेंट स्कीम्स थी जिनको आपस में मर्ज करके आपका मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को बनाया गया है। देन आपका सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम था जिसको रिप्लेस किया गया सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के थ्रू। ठीक है, और ये स्कीम अप्लाई होता है सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि लोकेटेड है इंडिया में, है ना, इंस्टेड ऑफ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, रिगार्डलेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोफाइल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। जो इंडिया में है, चाहे वो इंडिया के हो चाहे बाहर के हो, उन सब पे एप्लीकेबल होगी स्कीम। ठीक है, चलिए, इन रिलेशन टू सिडबी द ट्यूलिप स्कीम हैज अ लोन टेन्योर ऑफ up to 2 to 5 years including a moratorium up to 3 to 6 months, up to 5 years including 6-month moratorium, repayable over 4 months, up to 4 years including 1 month moratorium. What is related to the TULIP scheme? So TULIP scheme is actually your top-up loan for immediate purposes. It is top-up loan for immediate purposes. And the duration is 5 years, जिसमें 6 months का आपका moratorium रहेगा, है ना। राइट आंसर विल बी बी। देखिए, ट्यूलिप स्कीम की बात करें तो इट इज टॉप अप लोन फॉर इमीडिएट पर्पसेस। क्लियर, 30% ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है और 20% ऑफ नेट सेल्स आपका रहेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 करोड़ रुपीज दैट विल बी प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम। साथ ही में 5 साल के लिए लोन दिया जाएगा, 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट,
Highlight the correct point in respect to the eligibility criteria of tri-party agent. Tri-party agent को लेकर eligibility criteria कौन सा correct है? First, all tri-party agent need prior authorization from RBI. Second, the applicant should have a minimum paid up equity share of equity capital of 50 crores. ठीक है. Then next is the applicant should have at least experience of 5 years in the financial sector in India or abroad, preferably आपका custody में, clearing में और settlement services में. Tri-party agent should put in place adequate system infrastructure to carry out their function. बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इन केस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? आपका सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. सेकंड में क्या गड़बड़ है? राइट आंसर सी है. फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है. सेकंड में क्या गड़बड़ है? कितना होना चाहिए अमाउंट? वेरी गुड, 25 करोड़ है ना. इट शुड बी 25 करोड़, नॉट अ 50 करोड़. सो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. सो देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैव बीन गिवन. ट्राई पार्टी एजेंट होता है थर्ड पार्टी एजेंट जो आपका लेंडर और बोरोवर के बीच में होगा. अभी जो अप्रूव ट्राई पार्टी एजेंट हैं वो दो ही हैं, एक है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड दूसरा है एनएससी, है ना. डू रिमेंबर दैट कि दो ही ट्राई पार्टी एजेंट्स अप्रूव्ड हैं अभी तक, सीसीआईआर और एनएससी. क्राइटेरिया वही है, आपको आरबीआई से परमिशन लेना होगा, ऑथराइजेशन लेना होगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हो, ये सब ट्राई पार्टी एजेंट बन सकते हैं. एप्लीकेंट के पास पेड अप इक्विटी कैपिटल मिनिमम 25 करोड़ होना चाहिए. एप्लीकेंट को 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और दे शुड पुट इन प्लेस एडुकेट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर टू कैरी आउट देयर फंक्शन. ठीक है, चलिए. To address the financing related issue faced by MSME in India, when did RBI introduce the concept of TREDS, a mechanism of trade receivable financing for MSMEs on a secure digital platform? एड्रेस करने के लिए फाइनेंसिंग रिलेटेड इश्यूज को जो कि फेस किया जा रहा है बाय MSME इंडिया में, आरबीआई ने ट्रेड्स बनाया. कब बनाया? 2014, 2012, 2010 और 2008. सो ट्रेड्स एक टाइप का फैक्टरिंग ही है. द ओनली डिफरेंस इज कि ट्रेड्स में सिर्फ और सिर्फ MSMEs ही सेलर के फॉर्म में पार्टिसिपेट करेंगे. कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया? ओके, आई एम गेटिंग आंसर ए. एवरीबडी इज गोइंग विद ए. वेरी गुड. 2014 में लेकर आए थे. और ट्रेड्स जो है मेनली एक प्लेटफॉर्म है आपका, है ना, जो MSME को हेल्प करता है इमीडिएट कैश लेने में. तो ट्रेड्स इज अ स्कीम फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर फैसिलिटेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ MSME. तो MSME ने किसी को प्रोडक्ट बेचा है, उन्होंने टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो ये प्लेटफॉर्म दे रहा है स्कीम जहाँ पे MSME उन लोगों से इमीडिएट पेमेंट अपना ले सकता है. इंट्रोड्यूस किया गया RBI के थ्रू इन द ईयर 2014. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंट्रोड्यूसिंग लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन इन फरवरी 2020 बाय RBI? क्या ऑब्जेक्टिव था लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को लॉन्च करने का 2020 में? To encourage banks to undertake maturity transformation smoothly and seamlessly so as to augment credit flow to productive sectors. Second, to assure banks about the availability of durable liquidity at reasonable cost related to the prevailing market conditions. Third, both, and fourth is none. क्यों LTRO को इंट्रोड्यूस किया गया? ओके, सी ऑप्शन एवरीबडी इज गोइंग. वेरी गुड. लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म रैपो ऑपरेशंस को लाने का रीज़न ही ये था कि ऐसे सेक्टर जिनको फ्लो की ज़रूरत है, क्रेडिट की ज़रूरत है, वो मिल जाए. और लॉन्ग टर्म रैपो ऑपरेशन 3 और 1 साल के लिए होता है. 1 ईयर एंड 3 ईयर्स का ड्यूरेशन होगा आपका. राइट आंसर इज सी. यू कैन सी हियर
कि आपका एनकरेज कर रहा है बैंक्स को अंडरटेक करे प्रोडक्टिव सेक्टर में फ्लो दें, और अश्योर कर रहा है बैंक्स को अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी रीजनेबल कॉस्ट पे आपके पास होगा मार्केट कंडीशन में। 1 साल और 3 साल के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। February 15, 2020 में पहली बार लेकर आए थे, जिसमें RBI ने कहा था कि टोटल अमाउंट जो है मार्केट में हम देंगे इट विल बी 1 लाख करोड़। टोटल पैसा जो LTRO के थ्रू दिया जाएगा वो 1 लाख करोड़ होगा, ठीक है। साथ ही में आपका पहले 2 LTROs जो इशू किए गए 17 एंड 24 को हुआ था, जो 25,000 करोड़ ईच थे, 3 साल के लिए और 1 साल के लिए रेस्पेक्टिवली इनको इशू किया गया था, ठीक है। तो कोविड के टाइम पे 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको मेनली RBI ने इंपॉर्टेंस दिया। एक तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स, कि बैंक्स को कॉरपोरेट बॉन्ड्स को पैसा देना है, पैसा लगाना है, और दूसरा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो पहला कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने को कहा था, दूसरा MFIs NBFCs में इन्वेस्टमेंट करने को कहा था। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, LTRO के ऑक्शन के थ्रू RBI एक्चुअली पैसा अवेलेबल करवाता है बैंक्स को ऑक्शन के फॉर्म में, और बैंक्स को फिर बोलता है कि ये जो पैसा आपको मिला है LTRO के थ्रू ये आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है ना। अमाउंट भी बताएगा कितना % इन्वेस्ट करना है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ACU, एशियन क्लियरिंग यूनियन का इनमें से कौन मेंबर नहीं है? बांग्लादेश, भूटान, इजिप्ट, इंडिया एंड USA एंड चाइना, कौन मेंबर नहीं है? बी, ठीक है। देखो, बांग्लादेश है, भूटान है, इजिप्ट नहीं है, इंडिया है, USA नहीं है, चाइना नहीं है। सो राइट आंसर इज 3rd, 5th एंड 6th, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी, ये नहीं है मेंबर आपके एशियन क्लियरिंग यूनियन के। एशियन क्लियरिंग यूनियन को एज अ पेमेंट अरेंजमेंट बनाया गया। ये एक पेमेंट अरेंजमेंट है वेयर बाय द पार्टिसिपेंट सेटल पेमेंट्स फॉर इंट्रा रीजनल ट्रांजेक्शन अमंग द पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल बैंक ऑन अ नेट मल्टीलेटरल बेसिस, है ना। और इसको बनाया गया है यूनाइटेड नेशन एस्कैप के थ्रू, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसको हम एस्केप बोल रहे हैं, है ना। इसके थ्रू बनाया गया था इसको 1974 में। मेंबर्स की बात करें, आपके ACU के मेंबर्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। So these are the 9 countries who are the members of Asian Clearing Union. United Nations एस्कैप के थ्रू इसको बनाया गया है। इंट्रा रीजनल ट्रांजेक्शन करवा रहा है अमंग द पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल बैंक्स ऑन अ नेट मल्टीलेटरल बेसिस, ठीक है। 74 में आया था, UN एस्कैप ने इसको बनाया है। 9 मेंबर कंट्रीज है जिनके नाम यहाँ पे लिखे, इनको याद रखिएगा। ओके, चलिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज यहीं पे एंड करेंगे सेशन को। एंड वन इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, पावर पैक रिवीजन बैच आपका 25 से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपको एनरोल करना है तो पहले Adda 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आफ्टर डाउनलोडिंग एप्लीकेशन, गो टू दी होम पेज ऑफ एप्लीकेशन, एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे JIB CIB, देन JIB May 2024। दिस इज दी पावर पैक रिवीजन बैच। ऑफरिंग्स देख लीजिए, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स आपको मिलेगा। स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो यू विल गेट द स्टडी प्लान। हर एक सब्जेक्ट का स्टडी प्लान अवेलेबल है। IEIFS स्टार्ट हो रहा है 25 से 6 to 9 PM आपका जो है टाइम रहेगा। RBWM स्टार्ट हो रहा है 25 से 7:30 to 9:30 आपका टाइम रहेगा फॉर दिस बैच। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन। जब आप बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यू हैव टू एंटर अ कोड हियर Y496 और अप्लाई कर दीजिए। वंस यू अप्लाई, यू विल गेट हियर अ 78% डिस्काउंट अगर आप Adda 24/7 एप्लीकेशन से परचेस करते हैं तो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन एनरोल। अराउंड 1800 समथिंग यू हैव टू पे टू गेट दिस पर्टिकुलर बैच। साथ ही में अगर आप रेगुलरली YT सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, देन डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफिसर्स Adda 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी अपकमिंग सेशंस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। एंड डू रिमेंबर, पावर पैक रिवीजन बैच इसी वीक, इसी सैटरडे से स्टार्ट होने जा रहा है। सो बी प्रिपेयर फॉर द बैच, प्रॉपर रिवीजन के लिए।
Okay, चलिए तो let's end the session here. See you all in the next class. Have a good day everyone. Keep revising the concept, keep practicing the topic wise test and full length mock test, and उसका explanation भी पढ़ते जाइए. तो in the short, with the help of mock test आप revise भी करते जाओगे concepts को. ठीक है, चलिए take care everyone. Thank you for joining the session.